बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान रशीद और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंसीडर किया जाता है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने 2 वीडियो लेक्चर्स इसकी अभी तक बनाई। अब हम थर्ड लेक्चर पर आ गए हैं। आज हम कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट इसके मज़ीद देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक पर जाने से पहले फिर वही एक छोटी सी गुजारिश, जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। जी आपके सामने एक डेफिनेशन आ गई है जी, पॉपुलेशन एंड सैंपल। ये भी हमारी फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन होती है। तो पॉपुलेशन बेसिकली एक लार्ज ग्रुप को कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का जो लार्ज ग्रुप है, लेकिन शर्त ये होती है कि उस लार्ज ग्रुप में जी हमारा कोई इंटरेस्ट शामिल होता है। अगर उस लार्ज ग्रुप में हमारा कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता तो हम उसको पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। यानी कि पॉपुलेशन के लिए ये शर्त है कि उस लार्ज ग्रुप में हमारा कोई इंटरेस्ट शामिल हो, मतलब हम उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हों, कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हों, तो उस लार्ज ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। इसके मुकाबले में जी सैंपल क्या होता है? सैंपल उसी पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट होता है जो हम उस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम देखिए ना, पॉपुलेशन एक लार्ज हो जाती है, एक लार्ज ग्रुप होता है, तो उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसी में से कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं जो कि उसका ही एक पार्ट होती है, लेकिन एक स्मॉल पार्ट होती है। उस स्मॉल पार्ट को जी हम सैंपल का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन और भी है हमारे पास, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक की। तो याद रखिएगा कि जी पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर बेसिकली वो न्यूमेरिक वैल्यू है जो हम पॉपुलेशन के डाटा से लेते हैं, पॉपुलेशन के डाटा से हासिल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास सैंपल के डाटा से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो उस न्यूमेरिक वैल्यू को हम स्टैटिस्टिक का नाम दे देते हैं। उस न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग क्या नाम दे देते हैं जी? स्टैटिस्टिक का नाम दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू पॉपुलेशन के डाटा से आती है तो वो पैरामीटर है, और जो सैंपल के डाटा से आती है उसे स्टैटिस्टिक कह देते हैं। याद रखने के लिए याद रखिएगा, मैंने अपनी ये जो बातें हैं वो अपनी सैम्पलिंग वाले चैप्टर जो है वो इंटरमीडिएट सेकंड के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए कवर की थी। तो बहरहाल ये डेफिनेशन फर्स्ट ईयर के लिए भी है, तो मैं इसमें वही अल्फाज दोहरा रहा हूँ। तो अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप वहाँ से भी कंसर्न कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक दोनों उसमें है इसलिए मुझे इंडिविजुअली इस टॉपिक को जो है ना कवर करना पड़ रहा है। बहरहाल आगे चलता हूँ जी। ब्रांचेज़ हैं मेरे पास स्टैटिस्टिक्स की, वो 4 ब्रांचेज़ हैं इस वक्त जो हम इस वक्त स्टडी करेंगे। सबसे पहली ब्रांच जो है जी हमारे पास वो है थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है। ये 4 स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेज़ हैं। थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक को प्योर स्टैटिस्टिक्स का नाम भी देंगे हम लोग। मैं आगे चल के आपको इसको डिफाइन करता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे जी। दिस ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डील विद द फार्मूलाज एंड रूल्स विच आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल वर्क। बेसिकली ये एक ऐसा हमारे पास तरीकाकार होता है जिसमें हम अपने डाटा को यानी कि कोई फार्मूलाज हम ड्राइव करते हैं, यानी कि प्योर स्टैटिस्टिक्स होता है। यानी कि कोई न्यू रूल, कोई न्यू फार्मूला जो है ना हम इस स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच में हम हासिल कर लेते हैं। जैसे किसी ने अभी फिशर ने कोई फार्मूला जैसे ड्राइव किया है जिसे फिशर इंडेक्स नंबर कहेंगे, ये प्योर स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच में आया है ये, मतलब ये उनका काम। जैसे किसी ने न्यू कोई डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, कोई न्यू थ्योरी उन्होंने इन्वेंट की, तो वो सारा काम जो है ना जी वो थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है, और इसको हम लोग जो है ना थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स या प्योर स्टैटिस्टिक्स का जो है जी वो हम नाम दे देते हैं। तो इसमें कोई नया फार्मूला होगा, कोई नया रूल होगा जो किसी ने अब तक ड्राइव नहीं किया, जिसने अभी तक किसी ने इन्वेंट नहीं किया, तो ये सारा काम जो है ना जी वो हम इसमें हासिल कर लेते हैं। अब चाहे ये न्यू रूल जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में चला जाए या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हो या अप्लाइड में हो, कहीं भी हम इसको जो है ना इस्तेमाल में ले आएंगे। तो बहरहाल ये कोई न्यू रूल, कोई न्यू फार्मूलाज जो है ना अगर हमें कहीं डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है तो जितनी भी स्टैटिस्टिक्स में न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, इजादात हो रही हैं, न्यू फार्मूलाज बन रहे हैं, वो सारा का सारा काम जो है वो प्योर या थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हो रहा है।
इसके बाद डिस्क्रिप्टिव है जी। डिस्क्रिप्टिव को हम डिडक्टिव मेथड भी कहेंगे, और वो ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने कलेक्ट करना होता है जी, डाटा को अरेंज करना होता है, एनालिसिस करना होता है, लेकिन हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते इसमें। बस सिर्फ हमने डाटा इकट्ठा करना होता है, उसको अरेंज करके एनालिसिस करना होता है न्यूमेरिकल डाटा को। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि हम पॉपुलेशन को जी हम इसमें स्टडी नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि यही काम हम करेंगे, लेकिन वो जाकर हम करेंगे जी अपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। यानी कि जस्ट इसमें हम कोई टेबल बनाएंगे, इसमें कोई ग्राफ्स बनाएंगे, इसमें चार्ट्स वगैरह हो गए, जैसे अरेंजमेंट हो गई, मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट है, वो हम अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला जो चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो मतलब ये है कि किसी भी किस्म का जो हमारे पास प्रेजेंटेशन का काम है, एनालिसिस का काम है, वो सारा हम करेंगे, लेकिन पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते इसमें। लेकिन अगर यही काम अगर हम पॉपुलेशन की के लिए करें और सैंपल की बुनियाद पर करें, तो वो हमारे पास जो है ना जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बन जाती है। इन्फ्रेंस से ही ये लफ्ज़ है, इन्फ्रेंस का मतलब होता है नतीजा अखज़ करना, तो बुनियादी तौर पर हम उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते होते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट इसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, एनालिसिस करेंगे न्यूमेरिकल डाटा को, लेकिन नो कंक्लूजन इज ड्रॉन अबाउट द पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन के बारे में कोई जो है ना कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में होंगे तो फिर क्या करेंगे जी, हम पॉपुलेशन के बारे में कोई डाटा भी कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में कोई नतीजा अखज़ करेंगे, कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में कोई नतीजा हम जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इन्फ्रेंशियल या इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स का नाम दे देते हैं। उसको हम क्या नाम दे देंगे जी, इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स का। अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन विच वी कलेक्ट, अरेंज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द न्यूमेरिकल डाटा, आल्सो ड्रॉ कंक्लूजन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है ना जी कंक्लूजन भी ड्रा करेंगे अपना पॉपुलेशन के बारे में। इसके बारे में जी आगे अप्लाइड स्टैटिस्टिक है, वो हमारे पास प्योर था और ये अप्लाइड है। यानी कि अब ये रूल जो हमने बना लिए हैं उनको हम क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ फील्ड्स में जाकर, उनको उनकी थियोरीज़ को मुख्तलिफ ब्रांचेस जो हैं स्टैटिस्टिक्स की, मुख्तलिफ फील्ड्स जो हैं उसमें हम जाकर अप्लाई करेंगे। तो ऐसी ब्रांच जो है ना स्टैटिस्टिक्स की, उसको हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का नाम दे देते हैं। Applied statistics is a branch of statistics that makes use of statistical methods। यही चीज़ आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये statistical जो methods हैं जी, and general rules in the investigation of specific problem। तो जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूलाज हैं, जो रूल हैं, जो हमने इन्वेस्टिगेट किए थे, जो थ्योरेटिकल ब्रांच में हमने स्टडी किए थे या प्योर स्टैटिस्टिक्स में हमने किए थे, अब उनको जाके मुख्तलिफ फील्ड्स में जाके अप्लाई कर देना है। अब वो फील्ड कौन कौन सी हो सकती हैं, वो एग्रीकल्चर की हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, बायोलॉजिकल या और सोशल साइंसेस के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ सकते हैं। तो प्योर स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम कोई फार्मूलेज, कोई रूल्स डेवलप करते हैं, और अगर वही रूल कोई फार्मूलाज जो हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में जाकर, किसी भी ब्रांच में जाकर अगर हम उनको अप्लाई कर देते हैं उन रूल्स को, तो वो जो ब्रांच बनती है वो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बन जाती है। तो ये थे जी कुछ ब्रांचेस। आगे मैं आपको एक समेशन का तारुफ कराऊंगा, लेकिन आज सिर्फ हम तारुफ ही करेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ समेशन है जी, ये जो आपके पास सामने ये जो साइन नज़र आ रहा है जी, इसको हम समेशन साइन कहते हैं। ये सिग्मा कहलाता है, लेकिन इसको हम लोग ना समेशन का नाम दे देते हैं। तो द साइन इज कैपिटल सिग्मा ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का जो है ना एक साइन है जिसको हम सिग्मा कहते हैं, लेकिन इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू डिनोट द सम ऑफ वैल्यूज़ एंड रीड एज समेशन। तो है सिग्मा ही जी, लेकिन इसको सम के लिए यूज़ किया जाता है, वैल्यूज़ का सम करते हैं, इसलिए इसको हम समेशन का साइन भी कह देते हैं। तो बहरहाल ये साइन आपको वैल्यूज़ के सम के लिए इस्तेमाल करने को मिलता है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ देता हूँ। समेशन एक्स आई है जी, और हमारे पास आई की जो रेंज है वो 1 से लेकर स्मॉल n तक है। मकसद कहने का ये है कि हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसको हमने x से डिनोट किया हुआ है, और वो वैल्यूज़ जो हम 1 से लेकर n तक हम क्या कर रहे हैं, उसको सम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से लेकर n तक, यानी कि n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास जो है इसमें सम होके आ रही हैं।
इज रीड एज समेशन एक्स आई वेयर आई रेंज फ्रॉम 1 to n, और आई की जो रेंज है वो हमारे पास 1 to n है। मकसद कहने का ये है कि हम 1 से लेकर n तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसमें सम कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट n वैल्यूज हम सम कर रहे हैं। इसी तरह करके देखें, मैंने इसको आगे एक्सप्लेन किया है। समेशन एक्स आई, आई की रेंज 1 to n है, तो x1 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू और सो ऑन xn, n वैल्यूज तक हमारे पास क्या हो रही हैं, इसके अंदर सम होके आ रही हैं। अब अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 होगी तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 वैल्यूज को सम कर लेंगे। अगर इसमें 3 होगी तो फर्स्ट 3 वैल्यूज को सम कर लेंगे। 5 होगी तो फर्स्ट 5 को सम कर लेंगे। तो n मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज को डिनोट करता है। i जो है हमारे पास 1 जो है इसकी लोअर लिमिट है, और n जो है वो हमारे पास इसकी अपर लिमिट है। मिसाल देता हूं कि अगर मुझे सम करना है 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक, तो मैं क्या करूंगा जी, इसमें मैं 2 से लेकर 5 तक अगर मुझे सम करना है तो मैं लोअर लिमिट लिखूंगा 2 और अपर लिमिट क्या लिखूंगा जी, यहाँ पर 2 यानी कि 5 लिख दूंगा। तो फिर मुझे कहाँ से वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, 2, 3, 4 एंड 5, ये वैल्यूज मुझे ऐड करनी पड़ेंगी। तो बहरहाल इसका तरीकाकार यही होता है कि अगर आपने जितनी वैल्यूज़ को सम करना होता है, जहाँ से जहाँ तक वैल्यूज़ को सम करना होता है, वहाँ तक उसकी लोअर लिमिट लिखें और फिर आगे जाकर आप इसकी अपर लिमिट लिख लें। अगर आपको फर्स्ट वैल्यू का सम चाहिए, मतलब फर्स्ट n वैल्यूज़ का सम चाहिए, तो आप 1 से लेकर n वैल्यूज़ तक उसको क्या कर लें, सम कर लें। अब अगर हमें, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहली वैल्यू से लेकर n तक वैल्यूज़ को उसको सम कर रहे हैं। अगर मुझे 2 से लेकर 7 तक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो इन वैल्यूज़ को सम कर लूँगा। तो आगे हम इसके कुछ फर्दर क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। बस अपने जहन में ये बात रख लीजिए कि ये समेशन साइन है, और हम ये मतलब अल्फ़ाबेट ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब जो होता है, मतलब सिग्मा ही होता है, लेकिन इसको सम वैल्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसलिए इसको हम समेशन भी समटाइम कह देते हैं। तो याद रखिए इसकी रेंज भी होती है, जैसे 1 से लेकर n है तो फर्स्ट वैल्यू से यानी कि हमारे पास होता है, और n तक हमारे पास है। जितनी भी आपने वैल्यूज़ को सम करना है उससे लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक उसको क्या कर दें आप, इसके साथ यूज़ कर लें। अगर आपने फर्स्ट 5 करनी है तो 1 to 5 कर लें, 2 से लेकर 7 तक करनी है तो लोअर 2 करें और अपर 7 कर लें। तो बस यही जी आज हमारा टॉपिक है, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके हम समेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही हम इंशाल्लाह अपना सेकंड चैप्टर भी इसका स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।